हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आखिरकार वो दिन आ गया है जब हम लोग एक प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं रिएक्ट जेएस के ऊपर, जिसमें हम लोग रिएक्ट पेजिनेशन की पूरी फंक्शनैलिटी बिल्ड करेंगे। ये प्रोजेक्ट आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी है क्योंकि ऐसी ही चीजें आपको इंटरव्यू के मशीन राउंड्स में पूछी जाती हैं। तो ये चीजें आना आपके लिए बहुत जरूरी है। ये आपके स्किल्स को और साथ ही साथ आपकी चीजों को शोकेस करवाने में बहुत ज्यादा मदद करने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस चीज में आगे बढ़ते हैं। आप पहले प्रीव्यू दिखा देता हूं मैं इस चीज का कि अगर मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूँ तो अलग अलग प्रोडक्ट शो हो रहे हैं। अगर मैं बटन्स पे क्लिक कर रहा हूँ सीधे तो वो सीधा पेज पर जंप भी कर रहा है। तो ऐसे ही हम लोग एक पूरा पेजिनेशन क्रिएट करेंगे। एपीआई है इसलिए डेटा आने में थोड़ा टाइम लग सकता है, बट खैर उसको अगर मैं इग्नोर करूँ तो हमारी सारी चीजें एकदम परफेक्टली काम कर रही हैं। अगर 8 पे आता हूँ तो ये डिसेबल हो जा रहा है, इसके आगे चीजें नहीं शो हो रही हैं। तो ये चीजें कैसे बिल्ड करना है, क्या लॉजिक चल रहा है इन सारी चीजों के पीछे, एकदम चीजों को डेप्थ में समझते हुए चीजों को क्रिएट करते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट हुए इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब तो हम लोग सबसे पहले सारी चीजों को एकदम स्क्रैच से बिल्ड करने वाले हैं, इसलिए मैं अपने एक डेस्कटॉप पे एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूं, पेजिनेशन। ठीक है, इसको मैंने क्रिएट कर लिया और अपने वीएस कोड से मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। सबसे सिंपल हम लोग वही सारी चीजें फॉलो कर रहे हैं जो हम लोग बेसिकली फॉलो करते हैं। और इसी के साथ मैं इसमें अपने रिएक्ट ऐप को सेटअप करूंगा। एकदम स्क्रैच से शुरू कर रहे हैं, कोई भी चीजें हम लोग ने प्री डिफॉल्ट में चीजों को नहीं रखा है। तो एनपीएम क्रिएट वीट @latest डॉट, और इसमें सारी चीजें ताकि इसी फोल्डर में हो जाए। पैकेज का नेम पेजिनेशन ही रहेगा, फ्रेमवर्क रिएक्ट, और वेरिएंट हम लोग जावास्क्रिप्ट यूज करेंगे। उसके बाद हमारा कमांड एनपीएम आई, वो सारी चीजें वो बता रहा है कि एनपीएम आई करना है, एनपीएम रन डेफ करना है, वो सारी चीजें हम लोग को सारी चीजें खुद ही बता रहा है। एनपीएम आई किया हम लोग ने, अब वो सारे पैकेजेस को इंस्टॉल कर रहा है। और इसी के साथ साथ इस प्रोजेक्ट में हम लोग डिजाइनिंग के लिए टेलविंड सीएसएस का यूज करेंगे। मैं नॉर्मल प्लेन सीएसएस का यूज नहीं करूंगा क्योंकि वो ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। हम लोग फिलहाल कॉन्सेप्ट पे ध्यान दे रहे हैं, इसलिए टेलविंड का यूज करूंगा जिससे डिजाइन भी अच्छी हो जाए और उसी के साथ साथ हम लोग की चीजें भी क्रिएट हो जाए। तो उसके लिए मैं सबसे पहले जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है तब तक मैं टेलविंड सीएसएस की वेबसाइट खोल लेता हूँ और इसके डॉक्स सेक्शन में आ जाता हूँ ताकि इंस्टॉलेशन प्रोसेस वो मुझे डेप्थ में बता दे। तो अगर मैं स्क्रॉल करता हूँ यूजिंग वीट, बिल्कुल हम लोग वीट का यूज कर रहे हैं, तो ये कमांड्स रन करनी होगी। तो अब कैसे करनी है वो भी देखते हैं। जब ये इंस्टॉल हो जाए उसके बाद हम लोग वो सारे कमांड्स को रन करेंगे एक करके। आपको कोई भी चीज याद करने की जरूरत नहीं होती है। अगर आप ये जो कमांड्स मैंने अभी फिलहाल यहाँ रन की है, अगर आप इसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे देखें तो वहां भी आपको ये चीजें मिल जाएंगी। और उसी के साथ साथ टेलविंड कैसे इंस्टॉल करना है तो वो भी उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन खुद ही टेलविंड सीएसएस वालों ने बना के रखा है। अगर आपको तब भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, हम लोग इन सारी चीजों के ऊपर इन डेप्थ वीडियो लेके आएंगे। अब ये वीडियो एक प्रोजेक्ट वीडियो है, तो मैं समझता हूँ कि आपको चीजें आती होंगी तभी आप एक प्रोजेक्ट बिल्ड करने जा रहे हैं। तो अब यहाँ ये चीज इंस्टॉल हो चुकी है। ठीक है, बहुत बढ़िया इंस्टॉल हो चुकी है। अब हम लोग टेलविंड सीएसएस को इंस्टॉल करते हैं। तो मैंने इसको कॉपी किया क्योंकि टर्मिनल में बोला है, तो मैं इसको टर्मिनल में जाके पेस्ट कर दूंगा, एंटर दबा देता हूँ। ठीक है, एंटर दबा दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसने अपना इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट कर लिया है। तो जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तब तक देखते हैं आगे क्या है। वो कह रहा है वीट.config.ts फाइल में ये दो हाईलाइटेड पोर्शंस को ऐड कर दो। ठीक है, ये इंस्टॉल हो गया है। वीट.config ये वाली फाइल है हम लोग की। ठीक है, वो दो लाइंस बोली थी, तो मैंने इसको कॉपी किया। पहले इसको सिलेक्ट कर लूंगा, इसको कॉपी किया और इसको इंपोर्ट के नीचे पेस्ट कर दिया। और उसी के साथ साथ इधर टेलविंड सीएसएस को कॉल करनी है, टेलविंड सीएसएस, और एज अ फंक्शन की तरह इसको मैंने कॉल कर लिया। ठीक है, डिपेंडेंसी मैंने सारी चीजों को दे दी। उसके बाद क्या कह रहा है कि सीएसएस फाइल में इंपोर्ट कर लीजिए टेलविंड सीएसएस को। ठीक है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सीएसएस फाइल, बट कौन सी सीएसएस फाइल, हम लोग ने पहले भी बात की थी कि main.jsx हम लोग की मेन फाइल होती है और उसमें इंडेक्स वाली फाइल इंपोर्टेड है। तो इसका मतलब इंडेक्स वाली फाइल में मैं जो भी चीजें लिखी हुई हैं उसको हटाऊंगा और सिंपल सा इस चीज को मैं पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, अच्छा ये पुरानी लाइन ही कॉपी हुई है, इसको कॉपी करके ये मैं पेस्ट करता हूँ। ठीक है, अब कोई एरर नहीं आ रहा है, अब सारी चीजें सही हैं। अब टर्मिनल पे npm run dev, ठीक है, तो npm run dev, और इस यूआरएल को मैं कॉपी कर लूंगा। कॉपी करने के बाद अपने ब्राउजर में पेस्ट कर देता हूँ। ये पुराने वाले चीज को मैं हटा देता हूँ ताकि पुराने वाले से कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, ये सारी चीजें आ रही हैं, ये वापस से खुल गया, इसको हटा देता हूँ। ठीक है, चलो
ये सारी चीजें आ रही हैं। अब मैं कहता हूँ कि ऐप डॉट जेएसएक्स को एकदम क्लीन कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन कोई भी ना रहे। RFCE एंटर। ठीक है, अब देखते हैं। तो देखिए ऐप हम लोग का परफेक्टली यहाँ लिख के आ रहा है। अब चेक कर लेते हैं कि टेलविंड काम कर रही है या नहीं कर रही है। तो क्लास नेम BG रेड 300, क्या बैकग्राउंड कलर रेड होगा अगर इससे? बिल्कुल। तो मतलब हम लोग का टेलविंड भी सेटअप एकदम प्रॉपरली हो चुका है। ठीक है, इतना काम तो हम लोग का बहुत ही बेहतरीन तरीके से हो गया है। अब मेन बात आती है कि अब करना क्या है। अब कॉन्सेप्ट समझते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग को करना क्या है कि हम लोग एक पेजेस में एक पर्टिकुलर लिमिट ऑफ डेटा शो करवाना चाहते हैं। तो उसके लिए अब हम लोग की एपीआई तो बहुत बड़ी हो सकती है, उससे डेटा कितना आ रहा है उसके ऊपर भी चीजों को कुछ कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी होगी। और वो कैलकुलेशंस कैसे परफॉर्म करनी होगी वो भी हम लोग चीजों को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग अपना डेटा को तो लेके आते हैं, क्योंकि एपीआई से जैसा डेटा आएगा उस हिसाब से हम लोग चीजों को शो करवाएंगे। तो मैं एक एपीआई यूज कर रहा हूँ जिसका नाम है डमी जेसन। आप dummyjsons.com/products लिखेंगे तो आपको ये एपीआई मिल जाने वाली है। एपीआई देखिए, जैसे मैंने इसको ब्राउजर पर पेस्ट किया और प्रिटी प्रिंट करता हूं तो देखिए पूरा चीज आ रही है। मैं आपको वेबसाइट भी शो कर देता हूं जिससे आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। डमी जेसन लिखिए आप क्रोम पे या ब्रेव ब्राउजर पे, जो भी आप यूज कर रहे हैं। फर्स्ट वेबसाइट पे आप क्लिक कर दीजिए और जैसे ही फर्स्ट पे क्लिक करेंगे स्क्रॉल करिए थोड़ा सा और यहाँ प्रोडक्ट सेक्शन पे आ जाइए। प्रोडक्ट्स पे आ जाएंगे आप तो वैसे ही आपको डायरेक्टली अपनी एपीआई पे भेज देगा। तो ये आपकी एपीआई है, इसी का आप यूज करेंगे और इसको एक वेरिएबल में या कह सकते हैं एक स्टेट में स्टोर करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले स्टोर करते हैं। मैं कहता हूं कि अब एपीआई कॉल करनी है मुझे, तो मैं यूज इफेक्ट का यूज करूंगा। यूज इफेक्ट। ठीक है, यूज इफेक्ट दो चीज को एक्सेप्ट करता है। एक एक फंक्शन होता है और दूसरा होता है उसका डिपेंडेंसी एरे। ठीक है, तो ये दो चीजें यूज इफेक्ट हैंडल कर रहा है। ठीक है, तब इसी के साथ साथ अब जब डिपेंडेंसी एरे एम्प्टी है इसका मतलब कि चीजें जैसी कंपोनेंट क्रिएट होता है वैसे वो चीजें रन करेंगी। अब एपीआई कॉल करने के लिए मैं एक्सियोस का यूज करूंगा, तो मैंने फटाक से एक्सियोस को इंस्टॉल कर लिया। अब जैसे ये इंस्टॉल होता है वैसे हम लोग अपना एपीआई को गेट करेंगे। मैं फेच मेथड से ज्यादा एक्सियोस का यूज करता हूँ क्योंकि इसमें मुझे बार बार जेसन में कन्वर्ट नहीं करना पड़ रहा है, ये पहले से ही जेसन फॉर्मेट में देता है। npm run dev। ठीक है, मैंने एप्लीकेशन वापस स्टार्ट कर ली और उसके बाद मैं एक फंक्शन क्रिएट कर लेता हूं। ये फंक्शन गेट डेटा, जो डेटा को कॉल करेगा, इसके अंदर मैं अपना सारी चीजें लिखने वाला हूं। तो एक्सियोस डॉट गेट और इसके अंदर हम लोग अपना एपीआई का यूआरएल डाल देंगे। तो इसको मैं कॉपी करता हूं और यहां सिंपली पेस्ट कर देता हूं। मैं यहां डॉट देन और डॉट कैच का यूज करूंगा। तो डॉट देन जिसके अंदर आएगा रिस्पॉन्स, जो हम लोग फिलहाल कंसोल करवा लेते हैं। जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी दिखाया था आपको कि हम लोग चीजों को पहले ज्यादातर कंसोल करके ही चेक करेंगे। ये एक अच्छी हैबिट की तरह आप में बस जाएगा जिससे आपको डिबगिंग करने में बहुत प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलो, फिर कैच। कैच में एरर आएगा तो एरर को भी मैं सिंपली लॉक करवा दूंगा और इसमें एरर। ठीक है, मतलब अब इस फंक्शन को जैसे ही मैं कॉल करता हूं तो मेरा डेटा आना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल आना चाहिए। तो मैं यूज इफेक्ट में अपने इस फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ कि जैसे ही कंपोनेंट क्रिएट हो आप ये फंक्शन भाई तुम अपने आप खुद ही चल जाना। ठीक है, तो अब मैं अगर आऊं यहाँ अपने वीट ऐप में, तो मैं अगर कंसोल लॉग चेक करूं तो यहां मुझे देखिए प्रॉपर एक प्रोडक्ट्स आता हुआ दिख रहा है। एपीआई हम लोग की परफेक्टली काम कर रही है और एपीआई से डेटा हम लोग फेच भी कर पा रहे हैं। अब अगर आपको थोड़ी सी भी कंफ्यूजन हो रही होगी कि ये यूज इफेक्ट कैसे यूज कर पा रहा हूं मैं, कैसे चीजें ये वर्क कर रही है, उसके ऊपर भी हम लोग ने रिएक्ट के ऊपर ही बहुत बढ़िया प्लेलिस्ट चला रहे हैं हम लोग, जिसमें हम लोग सारे हुक्स के बारे में इन डेप्थ बात कर रहे हैं। यूज स्टेट, यूज इफेक्ट और कॉन्टेक्स्ट एपीआई के बारे में हम लोग पहले ही जान चुके हैं। तो वो 3 वीडियोस को पहले आप देखिए, उसके बाद ये सारी चीजें देखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा चीजें क्लियर रहेंगी। उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट आपको रहने वाला है यूज स्टेट और यूज इफेक्ट। वो 2 वीडियोस तो आपको आनी ही आनी चाहिए। तो ये पहले वो वीडियोस देखिए, अगर आपको नहीं आता है तो। अगर आता है तो यू आर गुड टू गो, आप यही चीजों को कंटिन्यू रखिए। ठीक है, तो डेटा हम लोग का आ रहा है, कहाँ चला गया? ठीक है, चलो डेटा हम लोग का आ रहा है, वो कभी कदार यहाँ वहां चला जाता है। खैर, डेटा आ रहा है हम लोग का प्रॉपरली। अब इसको मैं टारगेट करता हूँ रिस्पॉन्स डॉट डेटा के अंदर प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब चेक करते क्या सिर्फ एरे हम लोग का शो हो रहा है?
कि मेन हम लोग को एरे को टारगेट करना है, ना कि वो पूरे डेटा को। तो देखिए अब तो एरे टारगेट हो रहा है, बहुत बढ़िया। अब इसी को हम लोग बेसिकली अपने स्टेट में स्टोर करेंगे। तो स्टेट्स को कैसे यूज करना है, सबसे पहले मैं यूज स्टेट को गेट करूंगा, यूज स्टेट, जिसके अंदर मैं एक एम्प्टी एरे रख रहा हूं फिलहाल, क्योंकि बाय डिफॉल्ट तो चीजें कुछ भी नहीं रहेंगी, तो एक एरे एम्प्टी रख दे रहा हूं। कॉन्स्ट डेटा कॉमा सेट डेटा, जो भी डेटा होगा हम लोग का पूरा एपीआई का वो, ठीक है। तो ये चीजें हो गई, बट फिलहाल तो ये एम्प्टी है, तो मुझे एपीआई से जैसे ही डेटा आए वैसे ही मैं चीजों को स्टोर करना चाहता हूं। तो मैं कंसोल के बाद में कहूंगा सेट डेटा, और सेट डेटा में मैं सेम पास कर दूंगा रिस्पॉन्स के अंदर डेटा, और डेटा के अंदर जो प्रोडक्ट्स वाला एरे है उस चीज को अपने अंदर पूरी तरह से स्टोर कर लो। अब चेक करता हूं क्या कोई एरर तो नहीं आ रहा है, रिफ्रेश करते हैं। देखिए कोई एरर नहीं आ रहा है, इसका मतलब हम लोग की चीजें प्रॉपरली स्टोर हो रही होंगी। ठीक है, इतना पार्ट तो डन है। अब देखिए, अब मेन थोड़ा कैलकुलेशंस वाला पार्ट आता है। अब टोटल यहां दिख रहा है कि टोटल 30 वैल्यूज है। मैं चाहता हूं कि एक पेज पे सिर्फ 5 प्रोडक्ट शो हो, और उसके बाद हम लोग को पेजेस का यूज करके करना पड़े। तो सबसे पहले हम लोग का पहली चीज हम लोगों ने क्या डिसाइड की, एक पेज पे सिर्फ 5 डेटा। तो अगर कोई चीज डिसाइड कर रहे हैं तो उसको कोड में भी बताना पड़ेगा। जब कोड में बताना पड़ेगा तो उसके लिए मैं एक वेरिएबल बना लेता हूं, लेट डेटा पर पेजेस, पर पेज इक्वल्स टू 5। ठीक है, मैं मुझे 5 डेटास दिखाने थे एक पेज पे, तो मैंने एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया। कोई बहुत ही तेज हॉर्न मार के गए जिस वजह से पूरे लिंक की ऐसी की तैसी हो गई। बट खैर, हम लोग फिर से चीजों को शुरू करते हैं। तो हम लोगों ने किया, तो हम लोगों ने एक वेरिएबल नाम को क्रिएट कर लिया, डेटा पर पेज। जब हम लोग चीजों को डिसाइड कर रहे हैं तो कोड में भी तो हम लोग को बताना पड़ेगा, तो हम लोग ने उस चीज को बता दी कि भाई ये डेटा पर पेज, एक पेज पर 5 डेटा दिखाने चाहिए थे। ठीक है, इतना पार्ट तो डन है। अब इसके बाद क्या करना है, अब ये चीज आती है कि मेरा डेटा कितना भी हो सकता था। फिलहाल यहाँ 30 है, हो सकता है वहां मेरे पास 40 डेटा होता, हो सकता है वहां 100 डेटा हो सकते थे, 100 ऑब्जेक्ट, 100 चीजें, ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकती थी। तो कैलकुलेशंस कैसे परफॉर्म करें। तो अब मुझे एक पेज पे 5 डेटा चाहिए थे, मुझे ये कैसे पता चलेगा कितने पेजेस क्रिएट करने पड़ेंगे, क्योंकि मेरे एरे में तो अभी मैंने बताया कि बहुत सारे अलग अलग डेटा हो सकते थे। यहाँ फिलहाल 30 है, हो सकता है 32 होते, हो सकता है कि उससे भी ज्यादा होते। तो मैं ये कैसे डिसाइड करता कि अगर एक पेज में 5 डेटा शो करना है तो मुझे ऐसे कितने पेजेस बनाने पड़ेंगे। तो एक सिंपल सी मैथमेटिक्स है। टोटल हम लोग के पास 30 है, ठीक है, और मैं एक पेज पे दिखाना चाहता हूं 5। तो हम लोग का वही है यूनिटरी मेथड्स जो हम लोग ने मैथमेटिक्स में पढ़े थे, कि 30 डिवाइड बाय 5 अगर मैं करूं तो आता है 6 आंसर। मतलब अगर 30 को मैं 5 इक्वल पार्ट में बांट दूं तो टोटल 6 इक्वल पार्ट्स बनेंगे, और 6 इक्वल पार्ट्स बन रहे हैं, इसका मतलब 6 पेजेस क्रिएट करने पड़ेंगे। ठीक है, अगर मैं बोलता भैया 32 डेटा होते और अगर मैं इसको 5 पेज में दिखाना चाहता तो आंसर आ रहा है 6.4। तो क्या मुझे 6.4 पेजेस बनाने होते हैं। अब दिमाग में ये आया होगा 6.4 पेजेस कैसे आएंगे, 6.4 पेजेस तो हम लोग क्रिएट कर नहीं सकते। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो 6 पूरे पेजेस हैं, और 4 मतलब 1/4 आ रहा है किसी चीज का डेटा। तो उस चीज के लिए हम लोग उसके लिए आधा पेज नहीं, हम लोग उसके लिए पूरा पेज क्रिएट करेंगे। मतलब कह सकते हैं कि जो 6 डेटा हैं, जो 6 पेजेस बने उसमें 5-5 आ जाएंगे, और एक और पेज होना चाहिए था जो कि जो 2 बचा है 32 में, जो 2 बच गया लास्ट में, वो 2 प्रोडक्ट्स को शो करने के लिए। तो इसका मतलब हम लोग इसको राउंड ऑफ कर देंगे, बट किसका यूज करके, मैथ डॉट सील का। अब ये अपर लिमिट पे ले जाता है चीजों को, जैसे 6.4 अगर मैं लिख दूं और अब एंटर करूं तो देखिए 7 दिखा रहा है। इसका मतलब अगर कोई भी डेसिमल में आंसर आता है तो उसको सील कर दो, मतलब उसके अपर लिमिट पे चले जाओ और उतने पेजेस क्रिएट कर दो। अब आपको सारी चीजें सेंस कर रही होंगी कि क्यों यहाँ 6 पेजेस बनेंगे और क्यों 6.4 हो रहा है तो चीजें 7 पेजेस बनेंगे। क्योंकि अगर 6 पेजेस बनते तो सिर्फ 30 डेटा को शो करवा पाता, पर डेटा तो नेक्स्ट केस में 32 था। तो वो 2 डेटा कहाँ जाता, 2 डेटा जाता नेक्स्ट पेज में। ठीक है, तो आपको बेसिक जो लॉजिक चल रहा है वो तो समझ में आ गया। तो सेम चीज अब लोग यहाँ परफॉर्म करने वाले हैं। तो लेट टोटल पेजेस इज इक्वल्स टू, टोटल पेजेस कैसे डिसाइड करेंगे, तो हम लोग डिसाइड करेंगे डेटा डिवाइड बाय डेटा पर पेजेस। अब डेटा को अगर इसमें 30 है
तो अभी 30 आएगा इसकी वैल्यू, सॉरी डेटा नहीं, डेटा डॉट लेंथ, बिल्कुल, डेटा डॉट लेंथ को हम लोग डिवाइड करेंगे क्योंकि अब 30 डेटास थे, तो इसके अंदर 30 आ जाएगा, और 30 को हम लोग डिवाइड कर देंगे 5 से, जिसकी वैल्यू आएगी 6। बट फॉर बेटर यूज केस, एक एफिशिएंट कोड लिखने के लिए हम लोग आगे यूज करेंगे मैथ डॉट सील का, जिससे अगर डेसिमल्स में आंसर आता है तो वो अपने आप चीजों को एडजस्ट कर लेगा, एरर नहीं देगा। ठीक है, इतना चीज तो डन है। अब अगर मैं इसको कंसोल करवा लूं, तो अब देखो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो अगर मैं कह दूं टोटल है ये, और टोटल में मुझे प्रिंट करवाना है टोटल पेजेस। अब अगर देखें ध्यान से, तो देखिए टोटल 6, मतलब टोटल अब हम लोग के 6 पेजेस बनने वाले हैं। अब जब 6 पेजेस बनने वाले हैं, इसका मतलब जो नीचे जो हम लोग ने बटन्स बनाए थे पेजेस के 1 2 3 4 5 6, वो कितने होने चाहिए? वो टोटल 6 होने चाहिए। तो चलो वो भी क्रिएट करते हैं, फिलहाल वो चीज को क्रिएट करते हैं, बाद में धीमे धीमे हम लोग उसमें और फंक्शनैलिटी बिल्ड करते रहेंगे। अब उसके लिए मैं एक कंपोनेंट बनाऊंगा, तो एसआरसी में एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूं, कंपोनेंट्स, जिसमें एक फाइल बनाऊंगा पेजिनेशन डॉट जेएसएक्स। ठीक है, इसको आर एफ सी ई, कोई बात नहीं, सही चल रहा अभी तो फिलहाल। और ऐप में मैं यहाँ फिलहाल थोड़ी सी डिजाइनिंग भी कर देता हूँ ताकि चीजें कुछ शो भी होने लग जाए। अभी तक तो सारी चीजें कंसोल पे कर रहे थे हम लोग। तो विथ फुल, फिल नहीं फुल, फ्लेक्स, फ्लेक्स कॉल, आइटम्स सेंटर, एंड जस्टिफाई भी सेंटर। ठीक है, इतना पार्ट डन है। अब देखते हैं, फिलहाल तो कुछ नहीं हुआ क्योंकि यहाँ कुछ शो ही नहीं किया हम लोग ने। तो H1 टैग में रिएक्ट पेजिनेशन। अब इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक छोटा सा टास्क भी दूंगा, जो कि इसी में एक एड ऑन रहने वाला है, वो सारी चीजें जिससे आपकी नॉलेज और बढ़ जाएगी। तो इसमें पैडिंग दे देता हूँ, पैडिंग 4 की, और इसको मैं थोड़ा सा इसकी फॉन्ट वेट, फॉन्ट सेमी बोल्ड, बिल्कुल, और टेक्स्ट थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, टेक्स्ट एक्सेल कर देता हूँ। ठीक है, इतना पार्ट डन है। अब हम लोग सबसे पहले पेजिनेशन क्रिएट करते हैं। जो पेजिनेशन वाला हम लोग का कंपोनेंट था, पहले मैं उसको कॉल कर लेता हूँ सिंपली पेजिनेशन। ठीक है, तो अब क्या पेजिनेशन शो हो रहा है? हाँ बिल्कुल शो हो रहा है पेजिनेशन, कोई दिक्कत नहीं, एकदम परफेक्टली काम कर रहा है। बट पेजिनेशन ऐसे थोड़ी ना होने वाला है। तो अब हम लोग चीजों को क्रिएट करते हैं। अब चीजों क्रिएट कहाँ करेंगे? अपने पेजिनेशन वाले फोल्डर में। तो यहाँ भी हम लोग वही अपनी बेसिक डिजाइनिंग, कि ये फ्लेक्स रहेगा, आइटम्स सेंटर रहने वाले, और गैप दे दो मैं कहता हूं 3 का। ठीक है, इतने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सबसे पहले हम लोग 2 बटन्स क्रिएट करेंगे, एक बैक वाला और एक फॉरवर्ड वाला, जो आगे हम लोग को पेजेस में लेके जाएगा। तो बटन हम लोग इमोजी का भी यूज करते हैं, ये बैक के लिए हो जाएगा। तो हम लोग कहेंगे बंद हो जाओ, ये कहते हैं प्रीवियस। ठीक है, इसको थोड़ी सी स्टाइलिंग हम लोग कहेंगे बीजी ब्लू 400, टेक्स्ट वाइट px4 py2, और कह देते हैं राउंडेड एलजी। ठीक है, अब देखते हैं कैसा दिख रहा है ये बटन, यहां नहीं। ठीक है, ठीक है, बटन हम लोग का ठीक ठाक सा डिसेंट एक कलर दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। फॉन्ट इसको कर देते हैं बोल्ड। ठीक है, अब तो और बेहतर दिख रहा है अब ये। अब एक सेम ऐसा बटन और रहेगा, जो कि हम लोग का रहेगा नेक्स्ट के लिए, 2 बार नहीं, एक ही बार। इसको अब हटाता हूं, यहां लिखता हूं नेक्स्ट, और यहां भी एक और इमोजी यूज कर लेता हूं नेक्स्ट के लिए। ठीक है, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन, 2 बटन्स बन चुके। बट अब बीच वाले पेजेस का क्या? तो उसके लिए हम लोग लूप्स का यूज करने वाले हैं। क्योंकि देखिए, लूप्स कैसे? क्योंकि डेटा पर पेजेस 5 थे। ठीक है, जिसके जैसे कैलकुलेशन किया मैंने टोटल पेजेस, तो जितने पेजेस उतने पेजेस नीचे बटन के फॉर्म में शो होने चाहिए कि 1 2 3 4 5, जिससे मैं डायरेक्टली उस नंबर पे क्लिक करके उस पेज पे जंप कर सकता हूं, मुझे बार बार ये प्रीवियस और नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने की जरूरत ना पड़े। तो उस चीज के लिए मैं लूप का यूज करूंगा। बट अब बात आती है कौन सा लूप। अब अगर मैं ध्यान से देखूं, तो जो मेरी टोटल वैल्यू थी, वो टोटल वैल्यू यहां मुझे नंबर्स में मिल रही है। तो इसमें मैं मैप तो यूज कर नहीं सकता, मैप तो एक एरे के ऊपर होता है। तो जब नंबर्स की बात आती है, तो मैं अपना नॉर्मल फॉर लूप का यूज करूंगा, पर मुझे वो तो पेजिनेशन में चाहिए था।
तो मैं सबसे पहले अपने टोटल पेजेस को यहां से भेजता हूं पेजिनेशन वाले फाइल में। तो टोटल पेजेस नाम से टोटल पेजेस वाला डेटा पेजिनेशन में चला जाए। तो यहां से मैंने भेजा। अब यहां मैं अपने पैरामीटर्स में उन चीजों को एक्सेप्ट करूंगा। ठीक है, टोटल पेजेस आ रहा है, बहुत ही बढ़िया। अब मैं चीजों को डायरेक्टली नहीं शो कर सकता, इसलिए मैं एक फंक्शन क्रिएट करूंगा, फंक्शन रेंडर बटन। ठीक है, और ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब जो भी चीजें एक बटन के फॉर्म में होने वाली है, बटन के फॉर्म में है मतलब मल्टीपल्स बटन है, और मल्टीपल बार मुझे वो चीजों को शो करना है, मतलब एक रिपीटेटिव टास्क हो रहा है। तो इसलिए मैं लूप तो चलाऊंगा ही चलाऊंगा, बट उसी के साथ साथ मैं उसके अंदर एक क्रिएट करने वाला हूं, एक एरे। कैसे एरे? मैं कहता हूं एक बटन है, बटन्स नाम का एक एम्प्टी एरे बना लिया। अब एम्प्टी एरे क्यों बनाया, अभी आगे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहां फिलहाल मैं फॉर लूप चलाता हूं। फॉर लेट आई इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि पहला पेज तो होना ही होना है। कहां तक जाएगा ये? तो मैं कहता हूं कि आई इज स्मॉलर देन और इक्वल्स टू टोटल पेजेस। अब देखिए आई शुरू 1 से हो रहा है, कहां तक चलेगा? टोटल पेज, जो कि अब हम लोग का आंसर आया है 6। इक्वल्स टू तक बोला है, मतलब वो 6 तक चलेगा, मतलब 1 से लेके 6 तक की वैल्यूज प्रिंट होगी। उसी के साथ साथ इसको मैं इंक्रीमेंट भी दे रहा हूं कि आई प्लस प्लस। ठीक है, ठीक है, इतना पार्ट तो बहुत ही बेहतरीन चल रहा है। अब मैं कहूंगा कि इस बटन के अंदर, अब देखो मैंने ये वेरिएबल क्यों क्रिएट किया। अगर मैं यहां से रिटर्न फंक्शन चलाता, क्योंकि मुझे बटन्स को रिटर्न करने थे, अगर मैं लूप के अंदर रिटर्न फंक्शन चला देता तो लूप सिर्फ एक बार चलता और ये फंक्शन टर्मिनेट हो जाता। पर ऐसी चीज तो मैं चाहता नहीं हूं। तो इसलिए मैंने एक एरे क्रिएट कर लिया, जिसके अंदर मैं सारा डेटा स्टोर करता रहूंगा, और लास्ट में उस एरे को मैं रिटर्न कर दूंगा। तो अब यहां मैं एक, कह सकते हैं हम लोग, बटन क्रिएट करेंगे जिसको हम लोग एरे में पुश कर देंगे। तो btns डॉट पुश, और जिसके अंदर, इस मेथड के अंदर हम लोग चीजों को बटन क्रिएट कर रहे होंगे। तो बटन, जिसके अंदर मैं कहता हूं जिसकी वैल्यूज क्या होंगी। अब देखिए वैल्यू इसमें पहले जब लूप चलेगा तो क्या होगी? वैल्यू 1 होगी। ठीक है, मतलब ये लूप चला यहां तक आया, जिसने बटन में पुश किया 1, तो उस पेज की भी तो वैल्यू 1 होनी चाहिए। इसलिए इस बटन की वैल्यू में दे रहा हूं आई। मतलब जैसे जैसे ये लूप चलेगा, पहली बार चलेगा तो आई की वैल्यू 1 होगी, मतलब 1 नाम से एक बटन जाएगा। सेकंड टाइम चलेगा तो 2, तो बटन में 2 लिख के आएगा। थर्ड टाइम चलेगा तो 3, तो बटन में 3 लिख के आएगा। तो ऐसे करते करते वो चीजें वहां शो होती रहेंगी। तो फिलहाल मैं यहाँ लूप चल रहा है, अभी डिजाइनिंग बाद में रख रहा हूँ, पहले आपको लॉजिक समझ में आ जाए, वो ज्यादा जरूरी है। तो रिटर्न, और रिटर्न में कर दूंगा बटन्स। ठीक है, बटन्स मैंने रिटर्न कर दिया। पर भैया अभी ये तो फंक्शन था, क्या चीजें शो हो रही हैं? नहीं, अभी तक तो नहीं शो हो रही हैं। तो यहां मुझे कॉल भी तो करना पड़ेगा। तो मैं अपने दोनों बटन्स के बीच में एक JSX वाले ब्रैकेट लगाता हूं, और अपना इस रेंडर बटन वाले फंक्शन को मैं यहां कॉल कर लूंगा। मतलब अब देखिए फंक्शन यहां बना, और जब रिटर्न कर रहा है, वो रिटर्न की इस फंक्शन की जगह वो रिटर्न में जो भी चीजें होंगी वो यहाँ शो हो जाएंगी। और रिटर्न में क्या है? हम लोग का बटन नाम का एरे, मतलब जिसके अंदर बहुत सारे बटन क्रिएटेड हैं। तो अब अगर मैं देखूं ध्यान से, तो देखिए यहाँ 1 2 3 4 5 6 तक यहाँ चीजें लिख के आ रही हैं। मतलब जितने पेजेस उतने नंबर्स यहाँ लिख के चले आए। मैं कहता हूं कि अगर एक पेज में मुझे बस, कह सकता हूं मैं, 10 डेटा दिखाने थे मुझे, तो 10 डेटा, अब सोचिए 10 डेटा है, टोटल 30 डेटा थे। 30 डिवाइडेड बाय 10, कितना आंसर आएगा? 3। मतलब सिर्फ 3 पेजेस क्रिएट होने चाहिए थे। तो मैंने डेटा पर पेजेस 10 दे दिया। तो अब देखते हैं वैल्यू। तो अब देखिए 3 आ रहा है। इसका मतलब हम लोग की चीजें एकदम प्रॉपरली वर्क कर रही हैं। ये हम लोग का इतना एफिशिएंट कोड है कि अगर कोई डेटा पर पेजेस चेंज भी कर दे, तब भी हम लोग की चीजें प्रॉपरली रेंडर होगी। फिलहाल मैं इसको 5 रख देता हूं, आगे हम लोग इसमें और यूज केस देखते रहेंगे। ठीक है, तो अब ये 6 आ रहा है। अब हम लोग बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा डिजाइनिंग दे देता हूं ताकि ये दिखने में और अच्छा लगे। यहां मैं दूंगा थोड़ी कंडीशनल रेंडरिंग, क्योंकि मैं चाहूंगा जो बटन एक्टिव है, जो पेज एक्टिव है, वो थोड़ा हाईलाइटेड रहे। तो अब बहुत ध्यान से सुनना, प्रोग्रामिंग में जो हम लोग चीजें सोचते हैं ना, वही चीजों को हम लोग लिखना होता है कि जो पेज एक्टिव रहे। अब यहाँ तो टोटल पेजेस की बात हो रही है, पर कौन सा पेज एक्टिव है इसके बारे में बात हो रही है? नहीं, ये तो कोई बात नहीं हो रही है। तो हम लोग वो चीज को यहां से लेके आते हैं। तो वो चीज हम लोग पता कैसे करेंगे? अब वो चीज पता करने के लिए हम लोग एक और यूज स्टेट बना लेते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। अब जब चेंज हो सकती है तो उसको हम लोग स्टेट्स में हैंडल करेंगे। तो करंट पेज, कॉमा, सेट करंट
पेज, ये भी एक यूज स्टेट रहने वाला है। ठीक है, इसमें बाय डिफॉल्ट वैल्यू में 1 दे देता हूं। ठीक है, तो अब ये दोनों चीजों को मैं यहां भेजूंगा, क्योंकि मैं क्लिक पे भी चेंज करूंगा और सारी चीजें चेंज करने वाला हूं, तो मैं यहां से चीजें भेजूंगा। तो करंट पेज इज इक्वल्स टू, इसके अंदर मैं भेज रहा हूं करंट पेज की वैल्यू, और सेट करंट पेज, इसके अंदर मैं भेज रहा हूं अपने सेट करंट पेज की वैल्यू। ठीक है, इतनी बात तो डन है। तो सबसे पहले हम लोग करंट पेज को लेके आते हैं। करंट पेज में यहाँ गेट कर लूंगा। ठीक है, तो मैं अब इसमें सबसे पहले डिजाइनिंग कैसे दूंगा, देखिए मैंने JSX वाले ब्रैकेट लगाए और उसी के अंदर इसको मैं हटा देता हूं ताकि चीजें और क्लियरली दिखाई दें। 1 मिनट, ये क्या चीज खुल चुकी है, अच्छा इंडेक्स खुल गया, इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो मैंने टर्मिनल हटा दिया है। अब हम लोग यहाँ देखें अगर, तो क्लास नेम के अंदर मैं बैकटिक्स का यूज करूंगा और अपने जावास्क्रिप्ट वाले ब्रैकेट्स इसका ओपन करूंगा और सबसे पहले कंडीशंस मैच करूंगा। तो अब हम लोग कंडीशंस मैच करने हैं। अब कंडीशंस कैसे मैच करेंगे, मैं कहूंगा आई की वैल्यू क्या इक्वल है करंट पेज से। आई की वैल्यू जो यहाँ आ रही थी 1 2 3 4 चेंज होती रहेगी। अगर इक्वल है तो मैं टर्नरी ऑपरेटर का यूज कर रहा हूं कि अगर इक्वल है तो बीजी ब्लू 400, मतलब एक नॉर्मल बटन से एक चीज ज्यादा बढ़ा दूंगा मैं। ठीक है, 400 दे दिया, या इसको कह देते 500, थोड़ा और डार्क। और अगर नहीं है तो बीजी ब्लू 400, या अगर इसको हम लोग डबल कोट्स पे रख दें, अगर वो करंट पेज पे है तो उसको थोड़ा डार्क दिखाएगा वो, अगर नहीं है तो वो नॉर्मल ब्लू शेड दिखाने वाला है। और उसके बाद टेक्स्ट वाइट PX4 PY2 राउंडेड LG और फॉन्ट सेमी बोल्ड। ठीक है, तो इसको मैं रैप कर लेता हूं और अब अगर देखें हम लोग, तो देखिए बटन एकदम प्रॉपरली काम कर रहा है, एकदम परफेक्ट। देखिए अब जो फर्स्ट पेज पे हम लोगों ने बाय डिफॉल्ट सेट किया था, तो ये देखिए थोड़ा सा ज्यादा डार्क दिखाई दे रहा है। थोड़ा मैं इसको और डार्क कर देता ताकि चीजें क्लियरली विजिबल रहे। मैं कहता हूँ इसको 600 कर दिया मैंने। अब देखिए और डार्क हो रहा है। अब अगर मैं यहां से पेज को चेंज करूं, 1 की जगह मैं यहां लिख देता हूं कि थर्ड पेज एक्टिव है। देखिए अब 3 पे आ रहा है, बट हम लोग ऐसे अंदर जाके तो चेंज करेंगे नहीं। तो इसीलिए तो भाई हम लोग ने एक फंक्शन भी बनाया था सेट करंट पेज वाला, और जिसको हम लोग ने सेंड भी किया था। अब उसी चीज को हम लोग यहाँ क्लिक पे चेंज करने वाले हैं। मैं कहता हूँ ये जो 1 2 3 4 वाले जो बटन थे हम लोग के, मैं कहता हूँ इस पे अगर कोई क्लिक करे, मतलब ऑन क्लिक कोई भी क्लिक करे, तो उसके अंदर ये फंक्शन चला देना। अब फंक्शन में करना क्या, आपको इस सेट करंट पेज से डेटा को चेंज करना। तो मैं इसको कॉपी किया, इस करंट पेज में आगे पहले गेट किया, और अब मैं यहां इसको यूज कर रहा हूं सेट करंट पेज, जिसके अंदर वैल्यू जो हम लोग रखने वाले हैं वो रख देंगे आई। सेट करंट पेज की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई हो जाएगी करंट वैल्यू। मतलब अगर मैं अब क्लिक करूं इस पे तो 2 पे आ गए, 1 पे क्लिक कर रहा हूं तो 1 पे, 4 पे क्लिक कर रहा हूं तो 4 पे, और 5 पे तो 5 पे एकदम परफेक्टली काम कर रहा है। मतलब ये जो बटन है हम लोग के एकदम परफेक्ट काम कर रहे हैं। बट अगर मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूं या प्रीवियस पे कर रहा हूं, ये तो कर नहीं रहा है। तो उसके लिए भी एक फंक्शन बनाते हैं इस बटन के ऊपर। अब ये प्रीवियस बटन है, तो मैं चाहूंगा इस पे भी ऑन क्लिक पे चीजें हो। ऑन क्लिक पे ये एक कॉल बैक फंक्शन एक्सेप्ट करता है। ठीक है, जिसमें क्या करना चाहिए, मैं कहता हूं इसमें हम लोग करंट पेज को चेंज करेंगे। ठीक है, सेट करंट पेज। अब सेट करंट पेज जो कि यूज स्टेट का एक फंक्शन है जिसपे हम लोग वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, वो एक और फंक्शन उसके अंदर एक्सेप्ट करता है जो हम लोग को देता है प्रीवियस वैल्यू। अब अगर आपको ये चीजें थोड़ी सी भी कंफ्यूजिंग लग रही होगी, सबसे पहले जाके आप यूज स्टेट वाली वीडियो को देखिए, आपको यूज स्टेट अभी थोड़ी चीजें कंफ्यूजन है उसके अंदर। तो प्रीवियस वैल्यू मिलेगी। ठीक है, और मैं प्रीवियस वैल्यू को कंपेयर करूंगा। कंपेयर कैसे कंपेयर करूंगा, मैं कहता हूं प्रीवियस वैल्यू अगर 1 से 1 से बड़ी है, ठीक है 1 से बड़ी है, तो मैं कहूंगा कि प्रीवियस -1 करो। बट अगर 1 से बड़ी नहीं है तो 1 को ही सेट कर दो। अब इसमें क्या कह रहा हूं, मैंने क्या कह दिया ये सारी चीजें, प्रीवियस वैल्यू। ठीक है, प्रीवियस वैल्यू मतलब जो फिलहाल सेट में, मतलब जो यूज स्टेट में सेव्ड है, फिलहाल कौन सी वैल्यू सेव्ड है इसमें, 3 है। मतलब प्रीवियस में कौन सी वैल्यू आई है, 3। क्या 3 1 से बड़ी है, हाँ 3 तो 1 से बड़ी है, तो मैं इसमें -1 कर दूंगा। ठीक है, मतलब ये कंडीशन तो ट्रू हो रही है, तो मैं -1 कर दूंगा। तो मतलब प्रीवियस की वैल्यू अब क्या हो गई है, मतलब करंट वैल्यू क्या हो चुकी है, 2। ठीक है,
तो अगर मैं अब यहाँ क्लिक करूं, फिलहाल ये 6 पे है, तो प्रीवियस पे करूं तो 5 पे आ रहा है। परफेक्ट। 4 पे कर रहा हूं तो 4 पे आ रहा है। फिर वापस प्रीवियस पे क्लिक कर रहा हूं, फिलहाल 4 है, तो 4 माइनस 4 क्या 1 से बड़ा है? बिल्कुल बड़ा है। 4 माइनस 1 कर दो तो आंसर क्या आ जाएगा? 3। आ गए हम लोग 3 पे। अभी भी क्या 3 2 1 से बड़ा है? बिल्कुल बड़ा है। उसमें से और माइनस कर सकते हो आप, तो मैंने माइनस किया तो 2 पे आ गया। क्या 2 अब भी 1 से बड़ा है? हाँ बिल्कुल बड़ा है, तो ट्रू वाली कंडीशन अब भी चल रही है, तो मैं प्रीवियस पे आ गया। बट अब मैं चाहूंगा कि 1 से पीछे ना जाए। क्या प्रीवियस की वैल्यू 1 से बड़ी है? नहीं, ये कंडीशन तो फॉल्स हो गई। तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या स्टोर कर दो? 1। क्या आप कौन से फर्स्ट पेज पे सेट हैं? तो ये थोड़ा कंडीशनल रेंडरिंग भी हो रही है। और उसी के साथ साथ मैं इसको डिसेबल भी कर दूंगा, कि मैं बोलता हूं अगर वैल्यू 1 आ जाए तो इसको डिसेबल कर दो भाई, कि डिसेबल्ड, मैं कह रहा हूं करंट पेज इज इक्वल्स टू 1। अगर 1 है तो उसको डिसेबल कर दो। देखो, अब अगर मैं आता हूं तो अभी फिलहाल तो यहां कोई चीजें चेंज नहीं होंगी। 1 पे आने के बाद भी ये डिसेबल जैसा तो लग नहीं रहा है, खैर ये क्लिक नहीं हो रहा है, बट डिसेबल जैसा कि लग भी नहीं रहा है। तो इसके लिए हम लोग CSS का यूज करेंगे, कि यहाँ डिसेबल्ड, और डिसेबल्ड में मैं कह देता हूं ओपेसिटी 50%। ठीक है, अब देखिए 1 पे है तो ये डिसेबल्ड की तरह दिखाई दे रहा है। सेम चीज मैं नेक्स्ट में करूंगा, कि ऑन क्लिक, ऑन क्लिक, ऑन क्लिक भी एक फंक्शन एक्सेप्ट करता है अपने अंदर। ठीक है, और जिसमें हम लोग सेट करंट पेज की वैल्यू को सेट करने वाले हैं। तो इसमें भी हम लोग प्रीवियस वैल्यू को गेट करेंगे, थोड़ा कंडीशनली चीजों को चेक करेंगे, ताकि आगे कोई भी वैल्यूज अगर हम लोग चेंज करते हैं तो फंक्शनैलिटी में कोई भी तरह का ब्रेक ना आए। तो प्रीवियस वैल्यू, मैं बोलता हूँ इसको कैसे चेक करें। बेस तो हम लोग को पता था कि सबसे छोटा पेज तो 1 ही होने वाला है, फर्स्ट पेज पे तो चीजें आएंगी ही आएंगी। बट इसको कैसे चेक करें? तो प्रीवियस वैल्यू अगर छोटी है, मैं कहता हूं अपने टोटल पेजेस से, क्योंकि टोटल पेजेस भी मैंने भेजा, कि अब मान लीजिए टोटल पेज है 6 और प्रीवियस वैल्यू भी आ रही है 6, तो उस चीज में मैं चीजों को रेंडर करवा सकता हूं, कि अगर टोटल पेजेस की वैल्यू जो प्रीवियस वैल्यू थी, अभी फिलहाल कौन सी वैल्यू है? 1 है। अभी तो फिलहाल यहाँ एरर आ रहा होगा, बट हम लोग प्रीवियस वैल्यू मान लीजिए 1 है। तो क्या प्रीवियस वैल्यू 1 क्या टोटल पेज से छोटी है? टोटल पेज तो 6 थे। 1 इज स्मॉलर देन 6। बिल्कुल, ये तो कंडीशन ट्रू है। तो मैं करूंगा क्या, कि अगर छोटी है तो मैं उसको इंक्रीमेंट करवा सकता हूं, कि प्रीवियस प्लस 1 कर दो, कि एक पेज और ऐड हो जाए। बट अगर नहीं है, अगर प्रीवियस की वैल्यू मान लीजिए 6 है और टोटल पेजेस भी 6 थे, तो ये कंडीशन तो फॉल्स हो गई है। तो लास्ट में कहूंगा कि ये तो आखिरी पेज है। तो आखिरी पेज मैं हार्ड कोडेड 6 नहीं लिखूंगा, मैं यहां लिख दूंगा टोटल पेजेस। तो अब अगर हम लोग देखें तो मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूं तो नेक्स्ट भी प्रॉपरली काम करा। अब जैसे देखिए मैंने नेक्स्ट पे आया तो ये एक्टिव हो गया, क्योंकि अब ये फर्स्ट पेज नहीं था। तो इसके लिए भी मैं इसमें भी डिसेबल्ड का यूज करूंगा, तो डिसेबल्ड, और इसमें मैं कहूंगा कि करंट पेज की वैल्यू इज इक्वल्स टू टोटल पेज। तो आप डिसेबल्ड की तरह बिहेव करना, और मैं इस पूरी CSS प्रॉपर्टी को वापस कॉपी करके यहां पेस्ट कर देता हूं। ठीक है, इतनी चीज। तो अब हम लोग इसको टेस्ट करते हैं। रिफ्रेश करता हूं सबसे पहले। अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूं, करते करते जैसे 6 पे आया ये डिसेबल हो गया। प्रीवियस कर रहा हूं, जैसे 1 पे आया ये डिसेबल हो गया। एकदम परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है। और एक और टेस्टिंग करते हैं। अगर मैं डेटा पर पेजेस को चेंज कर दूं, मैं कहता हूं यहां डेटा होने चाहिए थे 7 पर पेजेस, तो अब 5 पेजेस बन रहे हैं। 5 कैसे? वापस हम लोग कंसोल पे देखते हैं कि टोटल 30 डेटास थे, डिवाइडेड बाय, हम लोग कहते हैं 7। अब 4.2, अब 4 को अगर मैं मैथ डॉट सील कर दूं तो वो उसके अपर वैल्यू पे चला जाएगा, मतलब कि 5 पेजेस। तो वो 5 पेजेस उसने क्रिएट किए हैं। तो देखिए यहां भी 5 पेजेस, और अब भी मैं नेक्स्ट कर रहा हूं तो देखो प्रॉपरली काम कर रहा है। अगर मैं यहाँ हार्ड कोडेड 6 लिख देता तो ये चीज काम करना बंद कर जाती, क्योंकि आखिरी पेज इसके हिसाब से तो 6 होता। मैंने उसको कंडीशंस के हिसाब से चेक करवाया, तो एकदम परफेक्टली काम कर रहा है। ठीक है, तो ये पेजिनेशन वाला पार्ट तो हम लोग का बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर रहा है। इसको यूज स्टेट में करंट पेज की वैल्यू में 1 दे देता हूं। तो अब आता है डेटा को शो करवाना अपने पेजेस के हिसाब से, कि अगर फर्स्ट पेज है तो कुछ और डेटा शो हो, उसके बाद सेकंड पेज पे जा रहा हूं तो नेक्स्ट 5 डेटा हो, उसके बाद थर्ड पेज पे जा रहा हूं तो उसके बाद के 5 डेटा हो।
तो वो कैसे करें? तो हम लोग के पास सारा डेटा इसके अंदर स्टोर्ड है, तो वो चीज करने के लिए हमें थोड़ी और कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी पड़ेगी। ये टोटल पेज को मैं कमेंट आउट कर रहा हूँ, और फिलहाल हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग पेजेस के हिसाब से डेटास को चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं कहता हूं, एक एरे है, उसमें से अगर मुझे कोई चीज निकालनी है, उसमें से कोई चीज देखना है, तो देखिए 30 डेटा है इसके अंदर। अगर मैं कंसोल चेक करवाता हूं, तो इसके अंदर अपने पास टोटल 30 एरेज हैं, 30 आइटम्स हैं। तो इसमें जीरो इंडेक्स से लेके ये फोर्थ इंडेक्स तक 5 वैल्यूज हैं, मतलब 1 2 3 4 5, क्योंकि जीरो को भी हम लोग गिनेंगे तो वो भी एक वैल्यू है। तो ये टोटल 5 वैल्यूज हैं। तो जो फर्स्ट पेज है इसमें ये 5 वैल्यूज शो होनी चाहिए, क्योंकि 5 डेटा पर पेजेस की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो ये चीज हम लोग कैसे कर सकते हैं कि पूरे एरे में से सिर्फ पर्टिकुलर चीज को हम लोग निकाल लें? तो उसके लिए अगर आपने जावास्क्रिप्ट अच्छे से पढ़ी होगी, तो उसके लिए हम लोग के पास था एक स्लाइस मेथड। बट उसके लिए हम लोग को इंडेक्स बताना बहुत जरूरी है। तो वो कैसे बताएं? तो सबसे पहले मैं उसमें स्लाइस में क्या करते थे हम लोग, फर्स्ट इंडेक्स बताते थे कि कहां से शुरू करना है, और सेकंड चीज बताते थे कि कहां तक जाना है। तो वो चीज निकालने के लिए हमें फर्स्ट इंडेक्स और कहां तक जो लास्ट इंडेक्स है वो निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं लास्ट इंडेक्स निकालता हूं, लेट लास्ट इंडेक्स। अभी जब मैं सॉल्व करूंगा तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा मैं लास्ट इंडेक्स पहले क्यों निकाल रहा हूं। तो लास्ट इंडेक्स में कैसे निकालूंगा? एक पेज में मुझे कितने डेटा शो करवाने? 5 डेटा शो करवाने। तो मतलब अगर पेज नंबर 1 है तो पहले के 5, पेज नंबर 2 है तो वो कहां तक का डेटा शो करवाएगा? मैं कह रहा हूं वो 9 तक का डेटा शो करवाएगा। तो अगर ध्यान से देखें, अगर ये मैं कैलकुलेशन लगाऊं कि करंट पेज मल्टीप्लाइड बाय डेटा पर पेज, तो अब इसमें हो क्या रहा है, ध्यान से देखिएगा। करंट पेज की वैल्यू 1 है, ठीक है। डेटा पर पेज क्या है? 2, मतलब 5 वन जा 5, मतलब लास्ट इंडेक्स हम लोग का कौन सा हो जाएगा? फिफ्थ। अब हालांकि वो 4 तक लेगा, वो क्यों लेगा वो अब लोग स्लाइस में देखेंगे। तो वो 5 आ गया, आखिरी इंडेक्स फिफ्थ एलिमेंट होगा हम लोग का। तो जब आखिरी इंडेक्स फिफ्थ एलिमेंट है, तो फर्स्ट इंडेक्स क्या होगा? तो फर्स्ट इंडेक्स तो हम लोग ये बात कर सकते हैं कि जो भी आखिरी होगा उसमें से 5 घटा दो। मतलब लेट फर्स्ट इंडेक्स इज इक्वल्स टू लास्ट इंडेक्स माइनस डेटा पर पेज। अब ये सोच रहे होंगे कि आप ये क्या हो चुका है। तो देखिए लास्ट इंडेक्स, करंट पेज की वैल्यू 1 है, डेटा पर पेजेस 5 है, मतलब 5 बन जा 5, मतलब कहां तक का डेटा, कितने डेटा शो करवाने, कहां तक के एरे के? फिफ्थ वैल्यू तक के। ठीक है, इतनी चीजें तो डन है, मतलब फिफ्थ आइटम तक आएगा। अब टेक्निकली 4 तक आ रहा है, पर फिलहाल आप मान लीजिए फिफ्थ तक आ रहा है। ठीक है। फर्स्ट इंडेक्स कैसे निकालेंगे? कि लास्ट में से डेटा पर पेजेस माइनस कर दो। कि फर्स्ट शुरू कहां से करेंगे हम लोग? कि इसमें से मैं अगर 5 माइनस कर दूं तो यहां तक आ जाऊंगा। तो ठीक है, अच्छा, मतलब अगर मैं 5 माइनस कर रहा हूं तो मुझे वो 5 आगे की दिखाई दे रहा है। ठीक है। तो पेज नंबर 1 का तो चीजें क्लियर है। अगर पेज नंबर 2 होता तो क्या होता? तब आखिरी इंडेक्स क्या होता? करंट पेज 2, डेटा पर पेज 5, मतलब 2 5 जा 10। तो हम लोग का आखिरी एलिमेंट कौन सा होता? 10th वाला। पर क्या मैं जीरो से शुरुआत करता? नहीं, मुझे तो 5 के बाद से शुरू करना चाहिए था। तो यही तो मैंने लॉजिक लगाया है। फर्स्ट इंडेक्स क्या होगा? लास्ट इंडेक्स माइनस डेटा पर पेजेस, मतलब लास्ट इंडेक्स 10 माइनस 5, जो कि हम लोग का फिर यहां 5 से चीजें शो करवाना वो शुरू कर देगा। तो ये लॉजिक चल रहा है इस पेजेस को शो करवाने के लिए। अब हम लोग, मैं स्लाइस स्लाइस की बात कर रहा था, वो चीजें क्या है? तो स्लाइस से हम लोग अब एरे में से एक पर्टिकुलर सेक्शन को निकाल लेते हैं। तो बिल्कुल उसी का यूज करूंगा, तो मैं लिख देता हूं कंटेंट, क्योंकि इसी को शो करना होगा। तो कंटेंट डेटा नाम के एरे में से स्लाइस कर लो। कैसे? फर्स्ट इंडेक्स, जो कि हम लोग का जो भी फर्स्ट इंडेक्स होगा वो कहां तक? लास्ट इंडेक्स तक। अब अगर आपने स्लाइस मेथड को पढ़ा होगा, तो अगर मैं लास्ट इंडेक्स दे रहा हूं, मान लीजिए यहां फर्स्ट में वैल्यू आई है 5, तो ये डेटा कहां तक लेके आएगा? ये डेटा लेके आएगा 5 - 1 तक, मतलब फोर्थ इंडेक्स तक आपका डेटा आएगा। और देखा जाए तो वो 5 एलिमेंट ही है। जैसे फोर्थ इंडेक्स तक आएगा तो 1 2 3 4 और 5, तो 5 एलिमेंट मिल रहे हैं आपको। अब इसी को मैं कंसोल करवा देता हूं एक बार, कंसोल डॉट लॉग कॉन्टेंट। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, इसको मैं रिलोड करता हूं। फिलहाल पेज 1 पे सिलेक्टेड था, तो देखिए 0 से लेके 4 तक का इंडेक्स आ रहा है और लेंथ 5 आ रही है। परफेक्ट। अगर मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूं,
तो अब 5 से लेके 10 तक का आना चाहिए था। देखिए आईडीज देखेगा, ये मत देखेगा, ये तो आपके एरे के इंडेक्सेस दिखा रहे हैं। मेन पूरे डेटा का आईडी देखिए, यहाँ आईडी 1 से लेके 5 तक, यहाँ आईडी 6 से लेके 10 तक। मतलब ये 5 5 अलग अलग डेटाज मुझे प्रोवाइड कर रहा है। हमारा काम आसान हो चुका है। अब इसी डेटा को हम लोग बस शो करवा देंगे और हम लोग का काम बहुत ही इजीली हो चुका है और कोई भी चीज नहीं करनी है। तो फिलहाल मैं इसको एक डिव क्रिएट कर लेता हूं, क्लास नेम विथ फुल फ्लेक्स आइटम्स सेंटर, और गैप में दे दूंगा 3 का। और इसके अंदर चलिए इसको भी ऐसा कंपोनेंट बिल्ड कर लेते हैं। कंपोनेंट बिल्ड करेंगे ज्यादा ही चीजें आसान रहेंगी। तो कंपोनेंट इसके अंदर एक फाइल मैं कह देता हूँ, ग्रिड नाम देता हूँ, क्योंकि इसी के अंदर हम लोग चीजों को शो करवाएंगे। ग्रिड RFCE, और इसके अंदर मैं ये चीज को शो करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो फिलहाल मैं इसमें ग्रिड को कॉल कर लेता हूँ। अब मैंने जो मेरा कॉन्टेक्स्ट नाम का जो वेरिएबल बनाया था, कॉन्टेंट सॉरी कॉन्टेक्स्ट नहीं, इसको मैं इसमें पास कर दूंगा कि भाई कंटेंट में जो भी चीजें हैं वो तुम इस पर्टिकुलर कंपोनेंट में भेज दो। तो कंटेंट, ठीक है। अब ग्रिड वाले में जाता हूं मैं और यहाँ चीजों को गेट करने वाला हूँ कंटेंट। अब बेसिकली हम लोग का एक एरे है, तो मैं यहाँ इजीली मैप फंक्शन को चला सकता हूँ। तो मैं कहूंगा कि कंटेंट, पहले आप कंडीशनल रेंडरिंग कर लो कि जब आप में डेटा आ जाए तो कंटेंट पे मैप चला देना। डॉट मैप क्या हो रहा है, चलो डॉट मैप, जिसके अंदर एक फंक्शन होगा जिसके अंदर हम लोग एक प्रोडक्ट एक्सेप्ट करेंगे और IDX, मतलब जो कि आईडी भी प्रोवाइड करेगा। और इसके अंदर मैं रिटर्न कर देने वाला हूं सिंपली अपने कार्ड्स को। अब कार्ड के लिए भी मैं एक अलग कंपोनेंट बना लेता हूं। तो देखिए मैं एकदम इंडस्ट्री लेवल चीजों को फॉलो कर रहा हूं ताकि आपको एक पता चले कि कैसे इंडस्ट्रीज में चीजों को यूज करते हैं और कैसे रिएक्ट की असली पावर यूज करनी चाहिए। अगर आप इंडस्ट्री लेवल पे आप कंपोनेंट्स बेस में चीजों को नहीं क्रिएट कर रहे हैं तो आप रिएक्ट का प्रॉपर फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। तो चलिए इसको मैं क्लास नेम देता हूं, BG जिंक, कह दूंगा मैं इसको 200, पैडिंग 3 की, राउंडेड दे देता हूं LG। ठीक है, और विथ विथ तो हम लोगों ने दी ही नहीं है, विथ में दे दूंगा 25%। ठीक है, और फिलहाल क्या सारी चीजें सही हैं? बिल्कुल। अब इसके अंदर मैं रिटर्न कर देने वाला हूं कार्ड्स को। ठीक है, अब फिलहाल तो कोई डेटा मैंने भेजा नहीं है, तो यहाँ फिलहाल कार्ड लिख के आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। कितनी भी चीज अगर वर्क कर रही है एकदम प्रॉपरली, हम लोग चीजों को क्रिएट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इसको भी मैं पैडिंग दे दूंगा, पैडिंग 3। ठीक है, इतनी चीजें डन है। अब मैं अपनी इमेजेस शो करना चाहूंगा और सारी चीजें शो करूंगा। तो जो एक एक करके जो इसमें डेटा आ रहा है वो चीजों को भेजूंगा। कि पहले मैं की दे देता हूं इसको, की ले लो भाई तुम IDX, और उसी के साथ साथ डेटा ले जाओ तुम इसके अंदर, डेटा प्रोडक्ट वाला। ठीक है, अब इसी डेटा को मैं कॉपी करके अपने कार्ड्स वाले में गेट कर सकता हूं और सिंपली एक इमेज टैग का यूज करूंगा जिसके अंदर मैं इसके डेटा की एक थंबनेल नाम से एक फील्ड है उसको मैं शो करूंगा। मैंने API इसको स्टडी करके रखा हुआ है तो मुझे आइडिया है कि कौन सी चीजें कहाँ हैं। देखिए प्रोडक्ट शो हो रहे हैं। अब मैं अगर नेक्स्ट पे क्लिक करता हूं, दूसरे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, फिर से नेक्स्ट पे तो एक और अलग प्रोडक्ट्स। तो हम लोग की ये चीज एकदम परफेक्टली काम कर रही है। हम लोगों ने रिएक्ट पेजिनेशन को बिल्ड कर लिया है। थोड़ा सा इसको और इंप्रूव करेंगे। इसमें हम लोग p टैग देंगे जिसमें हम लोग देंगे डेटा डॉट टाइटल, और एक छोटा सा हम लोग प्रॉपर्टी को फिक्स करेंगे। मैं इसको कह दूंगा फ्लेक्स रैप, ताकि वो प्रॉपर विथ में आए अपनी। ठीक है, ये ऐसे आ रहा है। अब इसको मैं जस्टिफाई सेंटर भी दे देता हूं, जस्टिफाई सेंटर। ठीक है, अब एकदम परफेक्ट लग रहा है। अब अगर मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूं, देखिए प्रोडक्ट्स चेंज हो रहे हैं। लास्ट पेज पे आ रहा हूं तो वो चीजें नेक्स्ट भी नहीं हो रही है। प्रीवियस पे जा रहा हूं तो चीजें चेंज हो रही हैं और ये एकदम स्मूथली काम कर रहा है। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं हो रही है। इसको मैं थोड़ा सा डिजाइनिंग, और अब क्या करूं, डिजाइनिंग करना मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं थोड़ी चीजों को जब भी ऊपर नीचे लगती है मैं चीजों को चेंज करता रहता हूँ। और कोई भी चीजें
प्री फॉर्मेटेड में नहीं रहती है, मैं कोई कोड को कॉपी पेस्ट तो कर नहीं रहा हूँ। तो जो जो मुझे चीज़ अच्छी लगती है वो मैं करता रहता हूँ। तो फॉन्ट सेमी बोल्ड, ठीक है, तो अब एकदम पीसी रनिंग लो पर कोई दिक्कत नहीं। तो चीज़ें एकदम परफेक्टली काम कर रही हैं। इसमें अगर मैं थोड़ी चीज़ें चेंज भी कर दूं कि अगर ऐप में मैं कहता हूं डेटा पर पेजेस 6 डेटा पर पेजेस हो जाए, देखिए अब सिर्फ 5 ही पेज हो रहे हैं और इसमें 6 डेटाज एक पेज में दिखाई भी दे रहे हैं। नेक्स्ट पे करता हूं तो वो चीज़ें चेंज भी हो रही हैं, एकदम परफेक्ट। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सारी चीजें एकदम क्लियरली समझ आई होंगी। ये आपके इंटरव्यू पार्ट के लिए बहुत ही ज्यादा ज्यादा जरूरी चीजें हैं। इसको आप प्रैक्टिस करिए, जिससे आपको रिएक्ट की स्किल्स भी आपकी इंप्रूव होंगी और उसी के साथ साथ आप रिएक्ट के इंटरव्यू देने के काबिल बन जाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और इस वीडियो से कुछ सीखने मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही और सारी वीडियोस के लिए आप इस चैनल से जुड़े रहें। डिस्कॉर्ड चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां भी हम लोग चीजों को ऐसी बहुत सारी छोटी मोटी चीजें क्रिएट करते रहते हैं। और उसी के साथ साथ अगर आपको किसी चीज के ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट में बता दीजिए, हम लोग उसके ऊपर भी वीडियो लेके चले आएंगे। तब तक के लिए कोड करते रहिए, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।